हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली ये CSIR जिसकी एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकली है 444 एसओ और एएसओ को पोस्ट पर, मतलब सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को लेकर। तो उसके रिगार्ड में हमने जो वाईटी प्लान स्टार्ट किया है उसकी सीट आपके सामने है, देख सकते हैं अलग अलग दिन पर कौन कौन सी क्लासेस होनी है। बेसिकली आज जो है मेरी क्लास है, ठीक है, हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर है जिसमें हम हिस्ट्री को कंप्लीट मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे जितना पेपर के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिलेबस को लेकर। जो सिलेबस सीएसआईआर ने डिफाइन किया, तो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले उन्होंने लिखा है, देन दराप्पा सिविलाइजेशन, मौर्यन, वैदिक, उसके बाद पोस्ट गुप्ता, इस तरह जाते जाते द बिगनिंग ऑफ द गांधीयन एरा, मतलब गांधीयन एरा तक वो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक सब कुछ पढ़ना है। कुछ लोगों को लगेगा कि क्या इसमें कल्चर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। देखो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बहुत अलग से तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको कल्चर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बट अगर आप सिलेबस को गौर से देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है सोसाइटी। और आपको पता है कि जो आर्ट एंड कल्चर होता है इट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी का ही भाग होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अलग अलग जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो देखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत पेंटिंग्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। इसमें पहला टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देन हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन वैदिक, फिर मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड है। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाली एक चीज है जो इन्होंने लिखी भी है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, जो कि आपको पढ़नी भी है। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स का क्या मतलब होता है, ये एक टॉपिक अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ना सिर्फ देखो यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ मिडाइवल के बारे में बोला है, लेकिन ये इससे पहले वाले भी जितने भी टॉपिक लिखे हैं उसके लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना किसके बाद घटित हुई है, कौन सी घटना का सीक्वेंस क्या है, ये होती है क्रोनोलॉजी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कब स्टार्ट होता है, ज्यादातर विद्वान इसको मानते हैं 2700 या 2500 BCE से स्टार्ट होता है। ठीक है, कब तक चलता है, तो 1500 BCE तक चलता है। ठीक है, अच्छा बिफोर कॉमन एरा ये सब क्या है, बिफोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो यूरोपियंस थे जब वो हिस्ट्री को लिख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अच्छी तरीके से जितने भी अपने सेंटिमेंट्स थे, जितने भी अपने कल्चरल बिलीफ्स थे, उसके आधार पर सभी सब्जेक्ट या सभी चीज़ों को डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो जब समय की बात आई कि समय को कैसे डिफाइन किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, जीसस का जन्म जब से हुआ था उसके पहले वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा, और उसके बाद वाले टाइम को हम क्या बोल देंगे, एनो डोमिनी। और फिर मार्क्सिस्ट वगैरह आए, ठीक है, काफी वाद विवाद हुआ तो कुछ लोगों ने उसको बोल दिया कि ठीक है, उनके जन्म के बाद वाले जो टाइम है उसको हम बोलेंगे कॉमन एरा। ठीक है, तो ये बस आपका इतना सही अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देन वैदिक एज की अगर हम बात करें तो ये कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1500 BCE से ये स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, तो ये 1600 BCE तक चलता है। अच्छा, इन्होंने जब अपना सिलेबस लिखा तो उस दौरान इन्होंने क्या गायब किया, एक टॉपिक बीच में से गायब कर दिया। जैसे बीच में आता है महाजनपद एरा जिसमें 16 जनपद होते हैं। अंगुत्तर निकाय एक फेमस जैन टेक्स्ट है, ठीक है, लिटरेचर है, उसमें अंगुत्तर निकाय में साफ साफ लिखा हुआ है बहुत सारे जो यहाँ पर क्या थे, जो वो थे, अरे महाजनपद थे। ठीक है, बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, तो 16 महाजनपदों के बारे में उसमें वर्णन किया गया था, जो कि यहाँ पर इन्होंने धीरे से क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। ठीक है, तो अब वो टॉपिक यहाँ है नहीं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी नहीं, थोड़ा बहुत बस रेफरेंस देकर वहां से हम आगे बढ़ जाएंगे। देन आता है मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड की स्टार्ट होती है 323 में, जब मगध पर कौन बैठते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, कब तक चलता है, लगभग 200 BCE तक ये चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये कोलैप्स कर जाता है, सुंग डायनेस्टी आती है। ठीक है, तो सुंग डायनेस्टी, कन डायनेस्टी, इस तरह की डायनेस्टीज आती है, उसको हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ते हैं। और उसी में सातवाहन डायनेस्टी साउथ वगैरह में आती है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और उसका टाइमलाइन यहाँ पर दिया हुआ है 200 BC से 300 AD तक। देन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग 300 से मान लो ये स्टार्ट हो जाता है, 293 समथिंग अराउंड। 300 से ये फुल फ्लेज स्टार्ट होता है और वहां से चलता है 650 तक, इसका चलता रहता है काम, हिसाब किताब। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है जी, अब मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में जैसे कि साफ साफ बोला गया है भाई, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई, जो दिल्ली सल्तनत थी, तुगलक सबसे पहले आपके स्लेव आएंगे। ठीक है, स्लेव के बाद कौन से आएंगे, तो खिलजीज आएंगे, फिर तुगलक आएंगे, ये आपको वहां पर याद करना पड़ेगा। ठीक है,
सैयद लोधी, ये पूरा आपको मतलब लाइन से याद करना पड़ेगा कौन सा। या फिर हो सकता है कि मोहम्मद जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, उन्होंने जो जो अलग अलग अभियान किए, तो हो सकता है उनके इवेंट्स पे क्वेश्चन बना ले, तो वो एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स यहाँ पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पानीपत का बैटल हुआ था, उसके बाद कौन सा बैटल हुआ, फिर कौन सा बैटल हुआ। तो इवेंट्स यहाँ पर कई तरह के हुए हैं और वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 750 टू 1200, नॉर्थ इंडिया में जो ये समय काल था 750 से 1200 के बीच में, मतलब दिल्ली सल्तनत जब इस्टेब्लिश हुई उससे पहले, तो बहुत ही उथल पुथल का टाइम था। छोटे छोटे जो है जो पहले हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत थे, गुप्तास के अंडर में रहते थे सामंत वगैरह, फिर उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली एकदम बिहेव करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम आए। तो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड एरिया था, बड़ा ही बिखरा हुआ क्षेत्र है। तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आप त्रिगुट आंदोलन मतलब त्रिगुट संघर्ष भी पढ़ते होंगे ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो ट्रायंगुलर फाइट वगैरह चलती रहती थी कन्नौज को लेकर, ठीक है। तो वो भी यही मतलब इसी टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं। तो वो सब हालांकि डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी बस तो सिलेबस देख रहे हैं। देन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली मतलब क्या है, जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमें। जो अलग अलग किंगडम आए उस समय पे, अलग अलग सल्तनत में जो अलग अलग रूलर्स आए, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन मुगल अंपायर, तो मुगल अंपायर तो बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा भाई। सोशियो उसका क्या एक एस्पेक्ट था, किस तरह की सामाजिक उस समय की स्थिति थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक स्थितियां कैसे थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो सारी चीजें हम मुगल अंपायर में पढ़ेंगे, ठीक है। एमरजेंस ऑफ मराठा, जो मराठों का उदय हुआ, ठीक है, मराठे कहाँ कौन से क्षेत्र पर आए, किस तरह से उनका इमरजेंस हुआ, फिर उनके डिक्लाइन के क्या कारण थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। देन सेंस ऑफ मिडाइवल इंडिया, तो जो आप सूफीज्म और भक्ति का जो एक मूवमेंट चला था, ठीक है, मतलब 13th सेंचुरी के आसपास, वैसे तो साउथ में 700 सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट हो गया था, 7th सेंचुरी के आसपास से स्टार्ट हो गया था, सॉरी 700 बोल रहा हूँ। 7th सेंचुरी से जो साउथ में एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर वो चलता आता है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी 13th, जो हमारी 13th आप कह सकते हो, 13th और 14th जो सेंचुरी थी, उस दौरान काफ़ी सारी जो सूफीज्म का भी उद्भव होता है, इमरजेंस होता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके साथ ही जो फिलोसफीज थी, ठीक है, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद हो गया, ठीक है। तो वो सारी जो 6 टाइप की अलग अलग फिलोसफीज थी, हमें वो भी यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वहाँ पर लोगों को लगेगा प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले क्या दे रखा है, तो इंडिया इन दी 18th सेंचुरी। तो जब मुगल कोलैप्स कर रहे थे, तो उस समय इंडियन जो थे, जो इंडिया था, वो कैसा था, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका कैसा था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसा था, व्यापार कैसा चल रहा था, ट्रेड कहाँ कहाँ पर हो रहे थे, जो वहाँ की जो सिटीज थी उनकी कंडीशन कहती थी, वो सारी चीजें हम इंडियन इन दी 18th सेंचुरी में पढ़ेंगे। फिर राइज ऑफ द रीजनल पावर, जब बड़ा सा, देखो सीधी सी बात है, आप हिस्ट्री को जब अभी स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे जब जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा अंपायर क्या होगा, कोलैप्स करेगा, तब छोटे छोटे जो जो आप कह सकते हो किंगडम जो होंगे, छोटे किंगडम तो नहीं बोलेंगे उनको, छोटी छोटी जो रियासतें होंगी, छोटे छोटे जो प्रोविंस होंगे, वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली एकदम स्वतंत्र रूप से बिहेव करने लगेंगे और अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होगा, थोड़ा सा वो देखेंगे। फिर ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ठीक है, वो जो बैटल ऑफ प्लासी होगा, उसके बाद से जो उन्होंने बंगाल में जो ड्यूअल आर्की एकदम स्टार्ट करेंगे ना, द्वैत प्रशासन का सिद्धांत वो लागू करेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती जाएंगी। और फिर किस तरह से ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू पूरे इंडिया को क्या कर देंगे, ड्रेन कर डालेंगे, निचोड़ डालेंगे। तो वो हम वन बाय वन वहाँ पर अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। देन इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, तो वो सारे आंदोलन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो पर्सनैलिटीज है उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सो दैट हमारा क्वेश्चन मतलब बाहर ना जाए हमारी रेडियस से। देन अर्ली अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, अर्ली अपराइजिंग्स मतलब बहुत सारे विद्रोह भी हुए। देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ब्रिटिशर्स की खराब रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। जो नॉर्मल जो लैंड होता है, जो जनजाति लोगों के पास होना चाहिए, किसानों के पास होना चाहिए, वो उन पर से राइट उनके छीने जाने लगेंगे। किसानों पर अलग अलग टाइप्स की जो है मेथडोलॉजी के अंतर्गत उन पर एक्सप्लॉइटेशन उनका बढ़ाया जाएगा, उनका शोषण बढ़ाया जाएगा, 3 कटिया प्रणाली लागू की जाएगी, जबरदस्ती उनसे इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाएगा। तो इससे उनको क्या होगा, वो ह्यूमिलिएट फील करेंगे, बहुत ही शोषित फील करेंगे, और उसके चलते क्या होगा, अपराइजिंग्स होंगी, विद्रोह होंगे, तो वो भी हम वहां पर पढ़ेंगे। देन रिवोल्ट ऑफ 1857, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 कोई
एक कारण से नहीं हुआ कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से जो है 1857 की क्रांति हो गई। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो हमारी सोशल पॉलिसीज थी, धार्मिक भेदभाव की नीतियां वहां पर ये लागू करते थे, शोषण करते थे, ठीक है, ध्यान नहीं देते थे, तो उन सब चीजों के चलते फेमाइन आता था, अकाल पड़ रहा, उधर वो पार्टी कर रहे होते थे, तो उन सब चीजों के चलते रिवोल्ट होगा 1857 का, मतलब भयंकर तरीके से विद्रोह दर्शाया जाएगा, ठीक है। वीडी सावरकर, एस एन सेन, ठीक है, और फिर मजुमदार, बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग बुक्स लिखेंगे, उन बुक्स के नाम वगैरह को हम जानेंगे और किसका क्या मत था, मतलब ब्रीफ में वो जान लेंगे कि किसने बुक्स में मतलब किस तरह के रुझान दिए हैं, तो वो हम वहां पर जानेंगे। देन नेचर एंड कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। प्रकृति क्या थी हमारी, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, क्या वो हिंसक था, क्या वो एकदम शांतिपूर्ण था, किस तरह का था, वो हम देखेंगे। कारण क्या क्या थे उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन राइज ऑफ नियो नेशनलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो जो उग्रवादी, ठीक है, और नव राष्ट्रवादी का जो जन्म होगा वो किन कारणों से होगा, ठीक है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नेशनल मूवमेंट था हमारा, ठीक है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें उनकी क्या रोल रहेगा, उन्हें किस तरह से भारत को सहयोग पहुंचाया, भारत के लिए, उसकी आज़ादी के लिए प्रयास किए, तो उनको हम वहां पर जानेंगे। देन द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा, फिर 1916 के बाद जब गांधी जी पहली बार भारत, मतलब 1915 में तो आ चुके होंगे, फिर 16 में पहली बार चंपारण से स्टार्ट होगा, और फिर किस तरह से वो भारत को एक अलग, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम चला रहा है उसको एक अलग दिशा देंगे, वो सब हम वहां पर वन बाय वन आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है। सो अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक तो हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो अब इस पे ना, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बच्चों वाला कोई डेफिनेशन या कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बस हमें पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री में करते क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये कोई फैक्ट का गैदरिंग नहीं है, मतलब आप कोई कलेक्टर नहीं हो कि फैक्ट्स को उठाकर बैठ जाओ, खूब सारे फैक्ट इकट्ठा कर लो और बता दो ये घटना तब हुई थी, वो घटना तब हुई थी, हो गया, हिस्ट्री का मुझे पूरा ज्ञान हो गया। अगर किसी के पास इस तरह का नॉलेज है तो वो थोड़ा ना कम, मतलब वो नॉलेज पूरी पर्याप्त नहीं है। बेसिकली हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ना आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो, हाँ, अभी देखो, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ना, कोई भी समाज फिलहाल तो तीन चार चीजों से मिलकर बना होता है। एक समाज में पॉलिटिकल ढांचा होता है, एक राजनीतिक ढांचा होता है, फिर एक आर्थिक ढांचा होता है, फिर सामाजिक ढांचा होता है, फिर उसका एक सांस्कृतिक ढांचा होता है, इनसे मिलकर एक समाज बनता है। और ये समाज कोई अचानक से उत्पन्न चीज नहीं है, कोई मतलब एक सेकंड में नहीं कोई भी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी बन जाती है, इसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है। कई बार उत्थान होता है, कई बार उनका इमरजेंस होता है, कई बार डिक्लाइन होता है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी जो है वो किसी ना किसी, उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं, पैटर्न बदलते रहते हैं, बट वो एग्जिस्ट करती रहती है। तो उसी चीज को, वो जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उन परिवर्तन का, उन चेंजेस की स्टडी, उन परिवर्तन का अध्ययन ही हमारा क्या होता है, इतिहास करवाता है। अब परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में होते हैं, सोशल एस्पेक्ट में होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट में होते हैं। भाई राजनीति आप खुद देख रहे हो कि आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। मॉडर्न पीरियड जो था वो हाईली सेंट्रलाइज्ड था, मतलब बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत समाज था। राजा महाराजा से होते होते हम कहां पर आ गए, डेमोक्रेसी में आ गए। तो पॉलिटिकल डायमेंशन चेंज हुआ ना, तो उसके हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से कौन सा राज आया, फिर कौन सा राज आया, फिर कौन सा राज आया। पहले पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क होता था, जो ढांचा हुआ करता था, कैसा होता था, राजा होते थे, मंत्री होते थे। आज उसकी जगह पीएम ने ले ली, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ले ली। तो वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में लाइन से पढ़ते जाते हैं। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रही हैं, क्या इकोनॉमिक जो व्यवस्थाएं थी, किस तरह से व्यापार हुआ करता था, ठीक है, किस तरह से एक समाज आगे बढ़ा, तो वो हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। फिर सोशल में महिलाओं का स्टेटस कैसा था, जो जाति आज आप देख रहे हैं, जाति का अगर हम पहले जाएंगे, अर्ली स्टेज में जाएंगे, तो जाति का स्वरूप, नेचर किस टाइप का था, वो हम सोशल स्टेटस, मतलब सोशल डायमेंशन में पढ़ते हैं, सोशल चेंजेस में पढ़ते हैं। देन कल्चरल चेंजेस, हम आज किस तरह के पहन रहे हैं। आज मैं आपके सामने ब्लैक कलर की जैकेट पहने हुए हूँ, क्या अभी से 300-400 साल पहले राजा महाराजा इस तरह की जैकेट पहना करते थे? क्या हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं कि इस तरह के बोर्ड हुआ करते थे? तो वो तो टेक्नोलॉजी का चेंजेस, वो तो चलो एक अलग बात हो गई, बट जो खान पान का तरीका है, जो पहनावे का तरीका है, जो भाषा है, वो सब कैसे बदली, तो वो भी हम इतिहास में देखो। इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है, इंडो ग्रीक मतलब ये जो हिंदी यवन शासक थे वो आए, ठीक है, उसके अलावा फिर अरब से आए इन्वेडर्स, ठीक है, फिर मुगल आए। तो उनकी जो पहनावा था, उनका जो खान पान था, उसने उन सब चीजों ने हमें क्या कर दिया,
प्रभावित किया, जिसके चलते हम आज जो है वो बन सके हैं। हमारा जो पैटर्न है, जो लाइफ स्टाइल है, वो सब जैसे डेवलप हुई, वो इन सब कारणों का था। तो उन सब चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक सवाल आपके सामने है भाई, छोटा सा सवाल है कि वो इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? ठीक है, इतिहास का जनक हम किसे मानते हैं? तो मतलब सभी इसका आंसर कर देंगे कि भाई इतिहास का जनक तो हम किसे मानते हैं? हेरोडोटस साहब को मानते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आंसर है भाई, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में फादर ऑफ हिस्ट्री किसे माना जाता है? वो इज द फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो बेसिकली मैगस्थनीज को बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज है, जो प्लीनी थे, ठीक है, प्लीनी, स्ट्रैबो, इन्होंने क्या बोला था? जो मैगस्थनीज है और उनकी जो ये बुक वगैरह है, ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ये केवल ऐसे ही एक हाइपोथेसिस है। बट बहुत से लोग उनको क्या मानते हैं कि मैगस्थनीज को ही फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया मानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके सामने। अब सोर्स पे आ जाते हैं भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत टाइम से आपको लग रहा होगा कि सर बकबक बकबक किए जा रहे हैं, इतना सब कुछ बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक सेकेंड, तो हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले आप देख रहे हो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मैंने दो कॉलम किए हुए हैं। एक कॉलम है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, देन सेकंड इज लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसको भी फर्दर सब क्लासिफाइड किया गया है, मतलब पुनः इसको वर्गीकृत किया गया है। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? जो अभिलेख होते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल घबराए नहीं, और अगर किसी को कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि सर हिंदी ज्यादा यूज कर लो, या जो भी आपको क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट आपको आपकी क्वेरी को आंसर किया जा सके, ठीक है। पॉइंट्स मतलब सभी कोई जानते हैं भाई, इसको लिखना वैसे तो जरूरी नहीं है, सिक्के, ठीक है। अब सर ये हम क्यों पढ़े वास्तुकला, ठीक है, या फिर आर्ट भी यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। देन फॉरेन लिटरेचर मतलब विदेशी साहित्य, ठीक है। और उसी तरह लोकल मतलब स्थानीय साहित्य, देसी आप कह सकते हो, ठीक है, सॉरी, देसी साहित्य, ठीक है। तो ये रहा। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के किस तरह के होते हैं भाई? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में आप जानते हो कि जो जो मतलब जैसे कि फॉर्म में आपके सामने, जैसे कि पिलर की फॉर्म में है, कोई इंस्क्रिप्शन है, कोई अभिलेख है, कोई कॉइन है, कोई मंदिर आर्किटेक्चर है, उसकी दीवारों में कुछ आपको दिख रहा है, चित्र वगैरह बने हैं, वो सब हम उठा के डाल देते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। अच्छा, एक थोड़ी सी बात आपको और जान लेनी चाहिए। जब आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशंस होती हैं, जो खुदाई वगैरह की जाती हैं, तो उसमें खुदाई दो टाइप से होती हैं। और पहली तो कौन सी होती है? जैसे मान लो एक क्षेत्र है बहुत बड़ा, इतना बड़ा पूरा क्षेत्र है, ठीक है। तो एक खुदाई क्या होती है? वर्टिकली होती है, मतलब नीचे की तरफ डायरेक्टली वो वर्टिकली क्या करते जाते हैं? खोदते जाते हैं। तो इसमें क्या पता चलता है भाई? इसमें क्या पता चलता है? इसमें पता चलता है कि एक सोसाइटी कितने सालों तक एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब उसका टाइम फ्रेम क्या था, ठीक है। उसके सोसाइटी के बाद मान लो यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई, ऊपर कोई एक सोसाइटी ए निकल आई, फिर उसके नीचे और खोदते गए और थोड़े मतलब थोड़ी खुदाई के बाद क्या निकल आई? एक दूसरी सोसाइटी निकल आई। फिर और खोदा तो एक तीसरी सोसाइटी सी निकल आई। अब अगर इसमें बात की जाए तो सबसे नई वाली सोसाइटी कौन सी होगी जिसका टाइम फ्रेम बहुत ही हमारे टाइम फ्रेम के पास होगा? तो आप बोलोगे सर ए, क्योंकि ये सबसे ग्राउंड पे मिली है, सबसे ऊपर मिली है। और सबसे पुरानी सोसाइटी कौन सी होगी? सी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हम पैलियोलिथिक जो हमारा जो एज है, ठीक है, प्री हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। बस आप ये जान लो कि जो खोजबीन होती है, ठीक है, जिसके आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है, वो दो तरीकों से की जाती है। एक तो होती है क्षैतिजीय, मतलब ऐसे पूरे लैंड पे सीधे सीधे ढूंढते रहते हैं, और एक होती है कि सीधे वर्टिकली नीचे की तरफ खुदाई की जाती है मट्टी में, और उसमें सोसाइटी के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि कौन सी सोसाइटी कौन सा समाज कितने सालों तक अस्तित्व में था, ठीक है। अब जो क्षैतिजी की जाती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसका क्या यूज होता है? उससे ये पता चलता है कि सोसाइटी का नेचर कैसा था, कल्चर कैसा था, इस सोसाइटी का ट्रेड कौन कौन सी कंट्रीज से होता था, इसके संबंध कौन कौन से देश के साथ थे, ये सब हम क्षैतिजीय जो हमारी खोजबीन होती है उसमें पता करते हैं, ठीक है। अब हम इंस्क्रिप्शन में देखते हैं। देखो, इंस्क्रिप्शन आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। जब हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इंस्क्रिप्शन को वहां पर मतलब ये यहाँ पर मैं आपको एक साथ सारे इंस्क्रिप्शन बता दूं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति बता दूं आपको, ठीक है, जो एहोल का हमारा इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में बता दूं, तो उससे ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलना नहीं है, ठीक है।
कोई मतलब उससे बहुत ज्यादा आपको क्या फायदा मिलेगा, आप याद कर नहीं पाओगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक बार में बॉम्बार्डिंग चीज लगने लगेगी, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे हर्षवर्धन का प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ठीक है। जूनागढ़ में स्तंभ, जूनागढ़ का जो स्तंभ अभिलेख है वो आपको याद करना है। फिर राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति हो गया। उस तरह से मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। मंदसौर जो है यशोवर्मन जी का मंदसौर हो गया, मंदसौर हो गया, तो क्या, तो इतना सब लाइन से कर नहीं पाओगे। तो इसको करना कैसे है, इसको हमें करना ऐसे कि जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप मौर्यन एज पे पहुंचोगे तो मौर्यन एज में हम कौन सा दो इंस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, एक तो भाब्रूगढ़ का और एक मास्की का इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने बनवाया थे, हम वहां पर वो दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको शक इन्वेडर जो थे हमारे रुद्रदामन, उनका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही थोड़ा जब और आगे बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन, सॉरी, उससे आप गुप्ताज में पहुंचोगे तो वहां पर चंद्र का महरौली स्तंभ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। फिर वहीं पर एक और था, दिमाग में मिस हो रहा है, अरे जिसके बारे में पता चलता है, हाँ, भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में आपको क्या पता चलता है, सती जो हमारी सती हुई थी पहली, उनके बारे में पता चलता है। फिर एरण अभिलेख, सॉरी, एरण अभिलेख में आपको सती के बारे में पता चलता है कि फर्स्ट टाइम सती के जो एविडेंस कहाँ मिले थे, तो एरण अभिलेख में मिले थे, ठीक है। ये आप लाइन से वहां पर पढ़ते जाओगे तो अभी एक बार में कोई भी जरूरत नहीं है मतलब परेशान होने की। इसके अलावा जो पीडीएफ है उसमें ऑलरेडी मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन टाइप है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से उसको जरूर से पढ़ लेना, मतलब याद करने के लिए वो काफी रहेगा, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो कॉइन्स है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कॉइन्स को जो सबसे पहले अगर किन्होंने ढूंढा था तो कर्नल कोल्डवेल जी थे, ठीक है, कर्नल कोल्डवेल साहब। तो उन्होंने कॉइन्स को ढूंढा कि जो पंचमार्क कॉइन्स होती थी, सबसे पहली कॉइन जो बनाई गई थी वो कैसी बनाई थी, आहत मुद्राएं, ठीक है, आहत मुद्राएं थी। और कर्नल कोल्डवेल साहब ने उसको पहली बार ढूंढा था, ठीक है। अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, देखो इसको पढ़ने का कारण ये है कि जो कॉइन थी उससे पहला तो हमें ये पता चलता था कि ट्रेड कहाँ कहाँ होता है। अब आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये भी लग सकता है सर इतनी डिटेल में क्यों करा रहे हो, देखो ये ना पेपर जो सिलेबस है ये आरबीआई और यूपीएससी का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये इतना इजीली तरीके से नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉइन का क्या यूज था, फैक्ट तो अपनी जगह है, लेकिन उनका यूज क्या था, किस लिए हम उनको पढ़ते वो भी जानना जरूरी है। तो कॉइन से आपको पता चलता था, जो पंचमार्क कॉइन थी, पंचमार्क जो हमारी कॉइन्स थी, उनसे आपको ये पता चलता था कि जो ट्रेड है वो कहाँ कहाँ तक हुआ करता था, ठीक है। पहली तो ये बात होगी। दूसरी बात, जब पंचमार्क कॉइन से थोड़ा आगे बढ़े और उसमें डिजाइन वगैरह बनाने लगे, पंचमार्क कॉइन पे कोई डिजाइन वगैरह नहीं होती थी, कुछ लिखा वगैरह नहीं होता था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बस ऐसा ठप्पा मार के बना देते थे, उसमें कोई लिखावट नहीं होती थी, कोई राइटिंग्स नहीं लिखी जाती थी, ठीक है। सबसे पहली जो राइटिंग वाली कॉइन थी जिसमें किसी शासक, किसी जो रूलर था उसके बारे में पता चलता है, वो थी जो इंडो ग्रीक रूलर थे, उन्होंने जो जारी की थी। उससे हमें पहली बार पता चलता है कि कॉइन में किसी जो राजा महाराजा है उनकी कौन कौन सा वंश आगे आता जाएगा। तो वो एक फैक्ट है, नोट्स में ये अवेलेबल होगा। आप सिर्फ ये समझो जो कॉइन्स है वो बेसिकली हमें क्या सोर्स देते थे कि राजा जो है उसका धर्म के लिए बिलीव किया, क्योंकि बहुत से राजा महाराजा कॉइन पे क्या करते थे, देवी देवताओं के चित्र वगैरह वो बनवाते थे, तो इससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पता चलता था। देन कई बार अपने नाम वगैरह लिखवाते थे, अपने नामों का उसमें वर्णन होता था, उससे क्या पता चल जाता कि उनकी क्रोनोलॉजी, मतलब सबसे पहले राजा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, इस तरह से उनके वंश के बारे में, उनकी जो पूरा चला आ रहा था वो समझ में आ जाता था कि भाई कौन किसका लड़का वड़का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पता चलती थी। तो ये बेसिकली क्या होते थे, कॉइन के काम होते थे। ट्रेड तो उसका एक पर्पस था ही, लेकिन उसके अलावा भी जो हमें पता चलता है वो ये सारी इंफॉर्मेशन कॉइन से हमें मिलती है, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में क्या है, तो इसमें कला के तो जितने भी रूप है, जैसे मंदिर हो गए, ठीक है, अलग अलग पेंटिंग्स हो गई, तो बेसिकली यहाँ मंदिर हम पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो उससे हमें क्या पता चलता था कि जो सेम वही चीजें कि राजा महाराजा जनता के लिए किस तरह से काम करते थे, उनके धार्मिक जो विचार थे वो क्या थे, वो जनता को किस तरह से अपने लिए समर्पित रखते थे, डेडिकेटेड रखते थे। तो ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर में देखते हैं। फिर जो डायनेस्टी होती थी, जो किंगडम होता था, उसके टाइम पर आर्ट एंड कल्चर जितना ज्यादा हमें मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वो जो डायनेस्टी थी वो उतनी ज्यादा क्या थी, पावरफुल थी, उतनी ज्यादा सिक्योर थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी। क्योंकि अगर पेट भरा होगा तभी तो कोई कला वगैरह में मन लगा पाएगा, अदरवाइज कला में मन कैसे लगेगा, है ना। भूखे पेट भजन नहीं होता। तो वही सेम यहाँ पर भी होगा। अगर आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है तो इससे आप समझ सकते हो कि वहां की जो इकोनॉमी होगी वेल साउंड होगी, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा बहुत ही ज्यादा क्या होगा, संगठित होगा, कंसोलिडेट होगा।
वहां पर आप आसानी से ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। फॉरेन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन लिटरेचर तो स्टार्ट हो जाता है नियार्कस, स्ट्रैबो, प्लिनी, ठीक है। इन सब ने जो अपनी अपनी बुकें लिखी उससे ही हम पता करते हैं, पता चल पाता है बहुत सारे, जैसे मेगास्थनीज, इन सब ने जो जो बुकें लिखी, ये फॉरेन टेबलर्स हैं, एंशिएंट पीरियड में हम देखते हैं इनको। तो इनसे पता चलता है कि भाई उस समय की सोसाइटी कैसी थी, कहाँ कहाँ किन किन देशों के बीच में, किन किन राज्यों के बीच में ट्रेड होता था। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो फिर चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, जैसे कि फायान आते हैं, फायान आते हैं आपके किनके यहाँ, तो वो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ आते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। बौद्ध शिक्षा वगैरह बहुत अच्छे से चल रही थी, बौद्ध धर्म प्रॉस्परस मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं। उसके अलावा दो तीन नगरों का भी जिक्र करते हैं। उसी तरह वेनसांग आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, बताते हैं कि भाई वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब इंडिया ग्रोथ कर रहा था, बट कुछ एरिया ऐसे भी थे जो डिक्लाइन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हर्षवर्धन जी बताते हैं, ठीक है। उनकी हर्षवर्धन की एक फेमस बुक भी है CU की, उसमें वो डिटेल से ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फॉरेनर ट्रेवलर जो अरब से आए थे, ठीक है, जैसे अल मसूदी, अल बुरूनी, ठीक है, सुलेमान, अल रुश्दी, ये सब आए थे। तो इन्होंने भी इसी तरह की चीजें बताई कि किस तरह के धार्मिक मान्यताएं भारत में चल रही थी, जात पात का क्या विभाजन था, सोसाइटी कितनी फ्रेगमेंटेड थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक स्तर में किस तरह से दो राज्यों के बीच में आदान प्रदान हो रहे थे। वो सारी चीजें हम जो फॉरेनर लिटरेचर है उसमें देखते हैं। जैसे कि अल बुरूनी की बुक है ना, किताबुल हिंद, तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर लोकल लिटरेचर में तो बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब मेगस आपके स्टार्ट होते हैं, अब देखा जाए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो जनपद एरा है उस टाइम के बारे में बताती है। उसके बाद तुम्हारा पतंजलि का हो गया, पतंजलि जी ने जो बुक लिखी उसमें वो शुंग वंश के बारे में बताते हैं। फिर कालिदास जी ने बुक लिखी मालविकाग्निमित्रम, तो उन्होंने शुंग वंश के जो शासक अग्निमित्र थे उनके बारे में बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने शक वगैरह का जो इन्वेड था उसको रोका, भारत को एकजुट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सारी बुकें यहाँ से हमें पता चलता है, ये सब लोकल लिटरेचर है। वन बाय वन आगे देखेंगे। सो फिलहाल तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, जो सोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। थोड़ी बहुत एक आध जानकारी, जैसे कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे गुप्ता ने, ठीक है, जो गुप्त शासक थे, ठीक है, उन्होंने, एक सेकेंड, हाँ, गुप्त शासक जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। उसके अलावा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर बात की जाए, सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के होते हैं वो किसने चलवाए थे, या फिर जो कांसे के सिक्के होते हैं, ठीक है, तो कांसे के सिक्के, आपके कांसे और टिन के सिक्के, ठीक है, तो वो चलाए थे हमारे सातवाहनास ने। उसके अलावा जो तांबे के सिक्के होते हैं, सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, तो कुषाण शासक थे, ठीक है, विम कैटफिशस, कुजल कैटफिशस, उन्होंने चलवाए थे। तो ये पॉइंट है, ये सब नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स जो है आपको, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगी, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो मिलते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो है कि हमने, मतलब आई एग्जाम भी आपको CSIR SO ESO के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इसके लिए आपकी क्लासेस हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 दिसंबर से। इसमें हम आपको, मतलब जो आप एक लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप डाउट अपने पूछ सकते हो, और जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उनको करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा कोर्स वीडियोस आपको मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की, जिसको आप बार बार मल्टीपल टाइम देखकर अपने नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा स्टडी नोट्स मिलेंगे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के, हिस्ट्री हो गया, एथिक्स वगैरह हो गया, डिसीजन मेकिंग, इन सब के नोट्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लाइव सेशन तो आपको मिल ही रहा है, 1-on-1, मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप उस सब्जेक्ट की फैकल्टी से बात कर सकते हो 1-on-1, ठीक है। किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, अपनी कोई भी क्वेरी है वो भी आप वहां पर पूछ सकते हो। ये सबसे यूनिक फीचर है जो एग्जाम भी केवल प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, पेपर 1, 2, 3 तीनों के। इंटरव्यू गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे इंटरव्यू पैनल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि मतलब जितने भी हैं उसमें, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो रेगुलेटरी बॉडी से रिलेट ना हो, ठीक है। आप कोई भी, आप एग्जाम की वेबसाइट पे जाइएगा, एक बार सर्च कीजिएगा, आप खुद देखकर समझ जाओगे कि इंटरव्यू गाइडेंस किस लेवल की आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। सो फिलहाल यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। एंड थैंक यू ऑल।